नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मनु भंडारी के द्वारा लिखी कहानी नई नौकरी। कहानी का आनंद लीजिए और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाई के नॉट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफ़ा का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम में कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे खिड़कियों पर वार्निश आज ज़रूर हो जाना चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहाँ जहाँ के नल और पाइप खराब हो सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। बात करने का लहजा भी बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में। रूप जैसे टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरूट दबाए जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम सा हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर की सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टिनों में वार्निश तैयार करने लड़के को आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, काम आज पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन ज़्यादा लग जाए पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ। अच्छा, कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम में पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना। ये पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिजाइन क्या बताया था और बना क्या दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पार्टिकों की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वो फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ हिलाकर हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय बाय। तो इसे ख्याल आया यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वो नौकरों के सामने बताए गए सारे काम को फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी? तुम इतनी बार कहती हो, इसी से वो गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक के बाहर निकली और दूर होते हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वो अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वही कुंदन साथ ही निकला करता था। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था। वो अकेलेपन की यह अनुभूति अभी तक रहती जब तक वो पार्टिकों में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो भीतर घुसती, लगदर फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केटों के 2-1 चक्कर लगाने होते और ये सब करते करते ही शाम हो जाती। टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग। फोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन? मिसेस वर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेस वर्मन शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े 1 महीना होने आया है, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई। आउट ऑफ साइट? अरे नहीं, रमा ने बीच में ही बात को काट दिया। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वो फोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया है। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस किया करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि इधर उधर ही ना हो सकी। अच्छा ये बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आज आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे। आज? और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैर सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस बर्मन, क्षमा याचना के से स्वर में वो बोली। बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल। देखेंगे तो समझेंगे कि 1 महीने तक क्या करती रही। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें और हल्की फुल्की सी मजाक हुई और रमा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए हैं।
जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहाँ का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी बिना गए। आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता तो पता ही नहीं और भी कितने दिन उसे उधर का ख्याल ही ना आता। क्या सचमुच वो बड़े अफसर की बीवी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल आए। मना करने के बाद वहां पहुंचकर वो सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें वहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसे अपनी फेवरेट पार्टी की याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकों अनेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्ते के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख दिया था। मिसेस चोपड़ा, आज इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच चले आइएगा। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरार उसे गाड़ी तक छोड़ने आई थीं। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उनकी नमी आंखों में हंसी मजाक चमक उठा था। तब उसे कुंदन की बातें याद हो आई थी। तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या फिर खाने? फ़ोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वो कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफ़ी कष्ट होगा। क्या कुंदन ने ठीक ही कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वो चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा, तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी। रेदर यू विल फील रिलीव्ड। इतना स्ट्रेस है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वो व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की जैसे उसे लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसन का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल में नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, ये सब वो बचपन से देखती आई थी, पर बस देखती ही आई थी। उसमें अपने को कभी खुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे वो उनकी सारी जिंदगी का पैटर्न ही तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनाना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से ये नया फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वो अपने नए घर को निहायत ही ओरिएंटेड ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी। पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुनकर चीज़ें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास समय नहीं था। कुंदन चाहता था ये काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी है, जो भी वो काम उसी का था। फिर उसकी सुरुचि और सुघड़ता के हल्ले भी मित्रों के बीच में बहुत थे, पर रमा के पास समय ही नहीं रहता। सवेरे उठकर वो बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते वो नौकर को आदेश दे जाती, सारे दिन का काम समझा जाती। नाश्ता करते करते वो अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ निकल जाती। 3 के करीब वो घर लौटती, थोड़ा आराम करती और शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर किसी को आना रहता था। रात 11-11:30 तक वो थक कर सो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो? गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना, हंसी मजाक, इनमें भी कहीं थका जाता है। गाड़ी में बिठा कर ले जाता हूँ। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वो जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, इतना इम्प्रेस कर रखा है उसने।
एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वो उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती मेरे राइस में। यू सीम्स टू बी। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फ़ोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि वो तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी? कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा सा देखभाल कर लिया करो। ऐसे मौक़ों पर रमा कुछ नहीं कहती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था। उसने खुद ही ऑफर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया। मुझसे यह सब निपटा नहीं है। लौटकर बिना कपड़े बदले ही कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिरकर उसने कहा, क्या नहीं निपटा? ये रवैया मेरे बस का नहीं है। कितनी गिल्ट फील करती हूँ। बिना तैयार किए पढ़ना, लगता है लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी मुझे अपने लिए नहीं मिलता। कुंदन सोच रहा था कि रात में रमा के साथ वो एक एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसने जेनसन्स निकलसन वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी, हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने बहुत ही प्यार भरे लहजे से कहा, तो तुम उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करूं, तुम ही बताओ। शाम को 5 बजे से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वो खेलने जाता है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने बहुत ही मुलायम स्वर में पूछा। कल मुझे पेपर पढ़ना है। 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, एक लाइन भी नहीं लिखी है। अब कोई झूठा बहाना ही तो बनाना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतारकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए। 6-8 महीने में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था, पर ऐसी हालत रही तो। और रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे। जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं। हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा। एक नया प्लांट बिठाने की योजना है, जिसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी। सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टेक्ट्स पे करते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। लकीली योर वाइफ। तुम मुझे छोड़ जाया करो। कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे ही साथ जाया करूं? कुंदन कुछ देर उसे यूं ही सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता हुआ बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूँ, जा सकता हूँ? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ जाते हैं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। वो विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाई क्या कहे। वो जब तक सोई नहीं, कुंदन उसे प्यार से थपथपाता रहा था। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे? चौंकते हुए रमा ने पूछा। फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे जाना है। 1 बजे हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने एक चक्कर बाजार का लगा आऊं और सोफे का कपड़ा लेकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिलाया कि आज पॉलिश हर हाल में ख़त्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाना है। कपड़े बदलने अंदर गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थी और पोंछकर जमा रहा था। इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी थी। कुछ पर तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा था। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन इतनी ढेर सी किताबें खरीदकर उसके सामने रख दी थी। बात शुरू दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा ही था कि बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। स्वर में ना तलखी थी ना शिकायत, बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे उसने अनेक बार अनेक तरह से मन में दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला था। अब तो उसे ये और भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था, ओरिएंटल स्टाइल पर। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई? कुछ नहीं।
कुंदन को इस समय बात को और खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लॉन में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरती से रॉकरीज बनाई थी, पर लॉन से वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लॉन पार्शियन कॉर्पेट में बदल जाए। रात में फिर वही प्रसंग चला। कुंदन उसे बचना भी चाहता था और जानता भी था कि रमा ने सचमुच ही ये निर्णय ले लिया है या कि केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भारीपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे से उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाने में। चोल वंश चैदी वंश के बारे में ना भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी। रमा चुप। इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेस अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ और अपना बच्चा निगलेक्ट हो। रमा चुप। कुंदन उस चुप्पी पर खींच आया, फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, इस नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर ये तो सोचो मुझे भी इस नौकरी में क्या दिलचस्पी है, तुम्हारे और बंटी के लिए ना। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है क्यों नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। 10 साल से काम कर रही हूँ, छोड़ दूंगी तो मन कैसे लगेगा। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें अब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर उसके सामने रख दी। और सचमुच उसके बाद उसे यह सब सोचने का समय ही कब मिला। आज भी मिसेस वर्मा के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई, वरना तो वो भूल ही चुकी थी। सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय कर लिया कि 40 गज का कपड़ा बनाकर वो उस डिजाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे और कहीं ना दिखें। डिजाइन भी उसने खूब पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वहां जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिंग्स, झाड़ फनूस और भी बहुत सारा सजावट का सामान उसने खरीद लिया था। आज दरवाजों का पॉलिश समाप्त हो गया तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर मुंबई से आ गए हैं, अगले हफ्ते तक यहाँ आ जाएंगे, तब तक वो सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर वालों के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहा है, तभी उसे फ़ोन का ख्याल आया। लाइन एंगेज थी। वो बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाया, अपना नंबर बोला। ओह, मैं सोच रहा था तुम कहीं मार्केट से निकल तो नहीं गई होगी। बस निकल ही रही थी। सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यहीं के हैं। बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया था पर लाइन नहीं मिली। लौटकर फिर करूँगी। ओके ओके खट। रसोई में रमा ने जाकर कहा, थोड़ी सब्जियां उबालकर इन आलुओं में मिला दो, पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा, सब कुछ था। जब वो कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वो लंच के लिए घर ही आता है। 1 तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वो घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता और उसके चेहरे पर एक नया संतोषमय गर्वमुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इसी उल्लास में रमा को बाहों में भरते हुए कहता, यू आर रियली वंडरफुल। यूं खुले में चूमने की मर्यादा वो तोड़ नहीं पाया था। उसी से केवल उसे दबाकर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून। क्यों? कलफ लगा नैपकिन फड़फड़ाता हुआ अपनी गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूँगा। रमा खाती ही जा रही थी और उसकी प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज़ खत्म हो जाती रख देती। बस यार, यो रो पड़ना है कि डायरेक्टर की नज़रों में जम जाऊं। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो जब भी कोई मौका आएगा मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन की इन बातों पर मंद मंद मुस्कुराती रही। मेम साहब, आपका फ़ोन है। किसका है?
बोलो बाद में करें, मेम साहब इस समय लंच ले रही हैं। कुंदन इस समय रमा को वो सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच में हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, फिर भी वो अपने अनुमानों का रमा से समर्थन करा लेना चाहता था। कॉलेज से मिसेस वर्मन का है। बैरल लौटने लगा। अरे ठहरो, और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो वो भूल ही गई कि कुंदन खाने के मेज पर बैठा है और खाना बीच में छोड़कर वो आई है। अरे डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो ख़त्म ही नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या, कोई इतने अपनेपन से बुलाए तो ठीक से बात भी ना करूं, यह भी कोई बात हुई भला। अच्छा अच्छा, अब अपना खाना ख़त्म करो, तुम्हारा हो गया तो तुम उठ जाओ ना। नो नो, ये कैसे हो सकता है भला। खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली और गोल गोल छल्ले के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंख मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चलें? झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकाले, एक बड़ा और एक छोटा। अरे ये क्या, तनख्वाह ले आए? आज क्या पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ये आया बैरा और खानसामा के हैं, 80 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और ये तुम्हारा है। फिर जरा सा झुककर बोला, अब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी के द्वारा लिखी कहानी नई नौकरी। आशा करती हूँ मेरा प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।